कि मैं बहुत जिज्ञासु हूँ चीज़ जानने के लिए। तो कसम से मैं अकेले में बैठा हुआ और रात को मुझे आंसू आए इनके मतलब लूट को देखते हुए कि ऐसा कैसे ही मतलब इतना गैर मानवीय कोई कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब 1 करोड़ लोग मारे गए तो कार्टियस ने एक पत्र लिखा, उसने कहा कि हमको अभी थोड़ा सा जो है छूट देनी चाहिए भारतीयों को। लेकिन बाद में खुद कार्टियस ही बदल गया और कार्टियस ने कहा नहीं, छूट देने का इन भारतीयों को कोई फायदा नहीं होगा, ये तो कुचलने के लिए ही बने हुए हैं। तो हम पर जो टैक्स को इनको रियायत देनी थी, जो यहाँ से वसूली करते थे, लगान लेते थे, उसको थोड़ा कम करना चाहिए था या नहीं? आप कहेंगे भैया कर कम करने की बात तो छोड़िए, इन्होंने अतिरिक्त 10% कर ऐसी स्थिति में हमारे बंगाल पर थोपा, हमारे इस भारतवर्ष पर थोपा। यहाँ का जो किसान था, बिलखता हुआ किसान, रोता हुआ किसान, उसके जो भूखे बच्चे थे, जो चेचक से पीड़ित थे, जिनके पास खाने के लिए नाज नहीं था, अंग्रेजी सरकार ने उनको मरने के लिए और तड़पने के लिए छोड़ दिया, बस उनको अपने खजाने भरने थे। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, याद रखना, भयंकर जो अकाल पड़ा उसमें क्या बोला, 10% अतिरिक्त टैक्स लगाया, 10% अतिरिक्त कर टैक्स लगाया, ये इम्पोज कर दिया, इम्पोज 10% एडिशनल टैक्स और ज़्यादा, ठीक है। और साथ में जो ये भारतीय था मोहम्मद रजा खान, जिसको बंगाल में इन्होंने नायब बना रखा था या उप दीवान बना रखा था, उसने साथ ही इसको वसूलने के लिए बहुत कड़ाई से काम किए और भारतीय लोगों पर, उन भूखे लोगों पर कौड़े बरसाए गए और एक भय की स्थिति पैदा की गई। यही स्थिति है दोस्त, जब यहाँ पर आपका क्या बोलेंगे, रजा खान की रिपोर्ट भी आती है। अब आप समझेंगे इन्होंने एक तो अनाज को कैप्चर कर लिया और साथ में जो अन्य देशों में मांग थी उसके लिए जो अनाज था, कुछ थोड़ा बहुत किसानों के पास में, उसको भी जब्त करके उसको एक्सपोर्ट किया गया, उसको निर्यात किया गया। आप एक बार आपको उस स्थिति में विचार करके देखिए और थोड़ा इमेजिन करके देखिए क्या स्थिति उस समय पर बंगाल की रही होगी, क्या स्थिति रही होगी, क्या अत्याचार उन लोगों ने सहा होगा कि एक तो हमारा अनाज स्टोर है, हम ही किसान हैं, हम ही ने पैदा किया और हमारे लिए ही खाने को एक दाना भी नहीं। और हमेशा इस देश में किसानों के हालात ऐसे रहे हैं, आज भी आप देख सकते हैं। आपका जो आपका पूंजीपति लोग हैं, किस तरह से भारत के किसान या उनसे प्राप्त होने वाले अनाज को एक सस्ती दरों में आज भी लिया जाता है और उससे फिर जो है बहुत महंगी महंगी चीज़ें हम ही लोगों को वापस लौटा दी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति हुई, ऐसी स्थिति में भारत में कोई नहीं जागा। आप देखिए कितनी विडंबना की बात है, कितने कमाल की बात है, इस संपूर्ण भारतवर्ष को तब भी ये नहीं हुआ कि हम एकजुट हो जाएं और हम इकट्ठे हो जाएं। तब भी हम सब लोग जहाँ पर जो हमारे राजा थे, जो हमारा नेतृत्व करने वाले लोग थे, सभी जातियों के, वो सब लोग अपने अपने व्यवसायों में लगे हुए थे। जमींदार लोग यहाँ पर अपनी जमींदारी को बढ़ाने में और आपका साहूकार लोग अपने ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि को बढ़ाने में लगे हुए थे। ये हालात देश के थे। तो इस देश में सन्यासियों ने देखा, सन्यासी समझते हैं आप, जो विरक्त हो चुका है, जिसका इस संसार से कोई मतलब नहीं है, जिसके लिए सुख और दुख समान स्थिति है, ऐसे सन्यासियों तक के मन में आपका, आप समझिए, गलानी का भाव पैदा हो गया, दया का भाव पैदा हो गया और सन्यासियों ने विद्रोह किया यहाँ पर। तो सन्यासियों का विद्रोह इस अकाल के खिलाफ, इस अंग्रेजी शासन की क्रूरता का परिणाम है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो इस भयंकर अकाल का एक परिणाम क्या है? सन्यासी विद्रोह, सन्यासी रेबेलियन, लिखना है इसको, सन्यासी विद्रोह। आगे लिखेंगे, इधर लिख लो, क्या बोलेंगे? भयंकर अकाल का परिणाम था आपका सन्यासी विद्रोह, सन्यासी। और ये जो आपका सन्यासी रेबेलियन था, सन्यासी रेबेलियन था, ये किया आपका नागाओं ने, जो 10 नामी नागा थे या गिरी संप्रदाय के लोग थे। कौन लोग थे इस संप्रदाय के? एक तो 10 नामी नागा, जितने भी हमारे संत लोग थे उन्होंने शस्त्र उठा लिए, और गिरी समुदाय, इन लोगों ने आपस में सभा की और सभा करके इन लोगों ने कहा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा। और अंग्रेजी सरकार के हमारे खिलाफ लड़ना पड़ेगा तो अंग्रेजी सरकार ने, पता है हमारे इन सन्यासियों को क्या कहा? उन्होंने कहा कि बंगाल के क्षेत्र में कुछ लुटेरे रहते हैं जो 50 से लेकर के 1000 के समूह में रहते हैं। यानी लुटेरे खुद थे और हमारे लोग जो विद्रोह के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उनको लुटेरे की संज्ञा इन्होंने दी है। तो क्या कहा इन्होंने कि भैया हम लोगों को विद्रोह करना पड़ेगा, और सन्यासी विद्रोह हुआ। इसी सन्यासी विद्रोह के बारे में बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक पुस्तक लिखी थी, आनंद मठ। बताएं जरा, आनंद मठ पुस्तक को किसने लिखा? बंगाली भाषा में लिखा। याद रख लेना, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह का जिक्र
क्या सोर्स है इसका? इसका जिक्र आपका बंकिम चंद्र की पुस्तक आनंद मठ, जो बंगाली भाषा में उन्होंने लिखी थी, बंकिम चंद्र की पुस्तक, बंकिम चंद्र की पुस्तक आनंद मठ, हालांकि बहुत बाद में लिखी गई आनंद मठ। आनंद मठ लिखी गई थी 1882 में, प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आनंद मठ बंगाली भाषा की पुस्तक, बंगाली भाषा की पुस्तक थी। और इसी पुस्तक से भारत में, साथी आप जानते ही हैं, हमारा राष्ट्रीय गीत भी इसी पुस्तक से लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वो भी कहाँ से लिया गया है? तो वो भी आनंद मठ पुस्तक से ही लिया गया है। तो कितने वर्षों बाद आप कहेंगे भैया? ये तो आपका 112 वर्षों के बाद में इन्होंने उजागर किया इस बात को कि हमारे देश में सन्यासी विद्रोह भी एक हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह किसका कारण है? सारे लोग समझ गए। तो अंग्रेजों की जबरदस्त लूट आप समझ गए होंगे। तो क्लाइव के शासन को डाकुओं का राज्य, रॉबर स्टेट किसने कहा है? तो आप लूट समझ ही गए सारी। तो यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु लिख लेना, के एम पणिक्कर एक इतिहासकार हुए हैं, के एम पणिक्कर। के एम पणिक्कर ने, के एम पणिक्कर ने क्लाइव के शासन को, क्लाइव के शासन को, शासन को डाकुओं का राज्य कहा है। शासन को डाकुओं का राज्य। तो सही मायने में डाकुओं का राज्य था या नहीं था? आप क्या अपना मत रखते हैं? डाकुओं का राज्य यानी कि रॉबर्स स्टेट, रॉबर्स स्टेट इसको कहा। किसने कहा है? के एम पणिक्कर ने डाकुओं का राज्य कहा है क्लाइव के शासन को। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो आप जानती हैं जबरदस्त लूट ये भारत में करते थे। जैसे इस भारतीयों को तो पता भी नहीं होता था बेचारे, बहुत मतलब किसान वर्ग, या बोलें कि भारत में शिक्षा का स्तर जो था वो भी उस समय पर, मतलब गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ तो ना के बराबर शिक्षा थी, और लोग को पता ही नहीं होता था भारत के एक कोने में क्या चल रहा है। आज तो डिजिटल मीडिया की वजह से सब कुछ आसान है, कहीं पर कोई घटना होती है तो कम से कम उसके बारे में पता होता है, लेकिन उस समय पर तो कुछ पता ही नहीं होता था। पहले तो किताबें प्रकाशित होती थीं और तब उनके बारे में कुछ वर्षों के बाद में तब पता चलता था, अच्छा पिछले वर्षों में ये घटनाएं हुई हैं। तो जैसे एक सिद्धांत है, अगर हम आपसे बात करें, आपने कभी पढ़ा हो ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ कितने लोगों ने पढ़ा है? यानी कि इसको हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ कहें आपका, या इसी को बोलते हैं ड्रेन थ्योरी। किसने दी थी ड्रेन थ्योरी? ड्रेन थ्योरी दी है आपका दादा भाई नौरोजी ने। यानी धन का बहिर्गमन का सिद्धांत, धन का बहिर्गमन, बहिर मतलब बाहर जा रहा है वो, धन का बहिर्गमन का सिद्धांत, उसका गमन कहाँ पर हो रहा है? बाहर की तरफ। धन का बहिर्गमन का सिद्धांत ये दिया दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई जो कि एक पारसी समुदाय के व्यक्ति थे, और दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को दिया अपनी पुस्तक। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी, इसका देखो, इसके एविडेंस को हम क्यों लिख रहे हैं अभी समझना। पॉवर्टी एंड, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किस वर्ष में ये प्रकाशित हुई थी? इन इंडिया। ये बहुत लेट की पुस्तक है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा। तो ये पुस्तक है 1901 की। इस कब की है? 1901 की। देखिए इस पर विचार करिए। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात का, इनके सिद्धांत का आपका समर्थन किया। आर सी दत्ता जी ने भी कहा, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने कहा हाँ, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने ठीक लिखा है। यानी अंग्रेज यहाँ से जो पैसा लूट रहे थे, देखो आज भी देश किस बारे में जिक्र करता है? आज देश जिक्र करता है, हमारा देश लड़ रहा होता है कि आपका राणा सांगा महान थे या नहीं थे, या आपका बाबर देश में आया तो क्यों आया। आज हमारा देश इन चीज़ों पे उलझा हुआ है, और बहुत सारे उस तरह की चीज़ों को हम बात करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पैमाना आप देखिए, भारत में अगर आपका जो मान के चलो कोई भी कट्टर शासक भारत में जो आया, जिसने यहाँ के धर्म को हानि पहुंचाई, या यूँ कहिए सनातन धर्म को जिसने हानि पहुंचाई, तो बेशक वो प्रश्न चिन्ह के लायक है, या कोई भी ऐसा शासक प्रश्न चिन्ह के लायक है। लेकिन हमारे देश में आपने एक व्यवस्था देखी होगी, लोग अक्सर कहते रहते हैं अंग्रेजों ने हमको व्यवस्थाएं दी हैं। इस बात को कितने लोगों ने सुना है? कई लोग तो कहते हैं उन्होंने हमको एजुकेशन सिस्टम दे दिया, कई लोग कहते हैं कि उन्होंने हमको रेलवे दे दी, बहुत सारे लोग कहते हैं उन्होंने हमको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दे दिया। लेकिन उसके दूसरे पक्ष और पहलू को वो भूल जाते हैं। क्या ये चीज़ें किन देशों के पास में आज नहीं है? बेशक लेट सवेर किसी के पास आई हो, लेकिन पहुंची जरूर। लेकिन आप सोचिए
उन सब व्यवस्थाओं को भी उन्होंने अपनाया अपने खुद के फायदे के लिए। और ये देश जो उस समय पर मैंने कहा कि आपका देश पूरी दुनिया की 1/4 जीडीपी यानी कि 1/4 प्रोडक्शन हम कर रहे थे उस समय पर, 1/4 प्रोडक्शन करते थे हम, 24-25% प्रोडक्शन था। जो भारत एक रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था दुनिया में, उस रिचेस्ट कंट्री को गरीब बना दिया। और वो गरीब बनाया ऐतिहासिक लेखों के अनुसार। आपको समझना होगा कि इन्होंने अंग्रेजी शासन ने 200 वर्षों में, आप इमेजिन करिए कितना पैसा ये हमारे देश से ले गए होंगे। कोई साथी बता पाए अगर कितना पैसा लेके गए होंगे अगर मैं आपसे बात करूं? आज तो ये पता चल गया है, सब लोग उसके समर्थक हैं। अंग्रेज इन्होंने बताया जो सिद्धांत आपका कि भैया धन का बहिर्गमन पहले आप समझिए, तब हम आपको मुख्य बिंदु पे लेके जाएंगे। यानी धन का बाहर की ओर जाना। धन कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन। ब्रिटेन जाता। यहाँ का रॉ मटेरियल कहाँ जाता था? ब्रिटेन। ब्रिटेन में रॉ मटेरियल को वो लोग प्रोसेस करते थे, उसको साथ ही आपका फिनिश्ड गुड में कंप्लीट करते थे और वापस कहाँ भेजते थे? इंडिया को। और इंडिया में लोग क्यों खरीदते थे भैया? फिर भाई भारत से कच्चा माल गया, ब्रिटेन गया, ब्रिटेन वालों ने उसको बनाया और भारत में ही बेचा, फिर उस पर टैक्स लगाए और सस्ते में हमारे कच्चे माल को खरीद लिया। यानी दोहरा लाभ, दोनों तरफ से लाभ, खरीदा भी सस्ता और बेचा महंगा। क्यों भारतीय क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उस समय पे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी। और दुनिया में कोई भी टीचर आपको अगर औद्योगिक क्रांति के मारे वजह से ये कहे ना कि आपका ब्रिटेन या यूरोप को बहुत विचारक या वैज्ञानिक लोग मिल गए इसीलिए उन्होंने मशीनें डेवलप कर ली, आप कहना नहीं। ब्रिटेन को बहुत अधिक वैज्ञानिक लोग मिल गए इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ पर औद्योगिक क्रांति कर लिया, इंडस्ट्रीज में रिवॉल्यूशन वो लेकर के आए। इसका मुख्य कारण है कि उनके पास में भारत से पैसा पहुंचा। आप कभी रिसर्च करेंगे साथी तो आप इस बात को जानेंगे कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का जो फर्स्ट फेज कहा जाता है, जिसको प्रथम चरण कहा जाता है, वह प्रथम चरण 1780 से 1850 तक चला। और 1780 में ही औद्योगिक क्रांति का पहला चरण अपने चरम पर पहुंचा, क्योंकि ब्रिटेन को जिस पैसे की जरूरत थी, जिस धन की जरूरत थी, वो उन्होंने हम भारतीयों के खून से चूस चूस करके अपने देश में जमा किया। अपने यहाँ पर आप सोचिए, हमारे देश में क्या वैज्ञानिक माइंडसेट नहीं है? क्या हमारे देश का बच्चा कुछ ऐसा नहीं कर सकता? आप देखिए दुनिया में अगर नासा भी चल रहा हो या दुनिया में जितनी भी जो बड़ी एजेंसी हैं, चाहे मेडिकल का फील्ड हो, चाहे आपका टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे कोई आईटी का फील्ड हो, चाहे मैं कहूँ कि आपका एआई का फील्ड भी हो, तो वहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा भारतीय बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं और भारतीय बुद्धिजीवी वहाँ पर शामिल हैं। आप लोग आज जानते ही होंगे कि भारतीय कहाँ नहीं है। लेकिन भारतीय यहाँ क्यों नहीं है, भारतीय वहां पर क्यों है? इसका कारण था कि हमारे देश के पास में वो रिसोर्स बचे ही नहीं। क्योंकि साथ ही किसी भी चीज के लिए चाहिए वित्त, धन, पैसा। अगर हमारे स्कूलों को देने के लिए सरकारों के पास बहुत अधिक फंड्स होते तो क्या हमारे स्कूलों में, क्या हमारे भारतीय बच्चे प्रयोग करके आपका इस देश को और तरक्की नहीं दे रहे होते? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल दे रहे होते। क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जब अच्छी लैब होती तो वहाँ पर जो आपका रिसर्चर्स थे या जो हमारे यहाँ पर साथी आपका अगर मैं कहूँ कि ऐसे ब्रिलियंट माइंड सेट हैं, क्या वो देश को एक नई दिशा नहीं दे रहे होते? हमारे देश ने तो अभावों में करके दिखाया है, बहुत कम में, बहुत कम खर्चे में चीज़ों को करके दिखाया है विज्ञान के क्षेत्र में। और जिस चीज़ को अन्य देश 10-10 गुने खर्चे में करते हैं उसको 1/10 हिस्से में भारत करके दिखा देता है। बहुत बड़े प्रयोगों में हमने ये दिखाया है। लेकिन वो फंड्स, वो पैसा, वो धन यहाँ पर बचा नहीं। वो धन कहाँ चला गया? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जब धन चला जाएगा तो माइंडसेट तो अपने आप ही काम करेगा ना। यानी उन लोगों को प्रयोग के लिए पैसा है, एक्सपेरिमेंट के लिए उनके पास पैसा ही पैसा है। आज की ब्रिटेन की जीडीपी भी $3 ट्रिलियन है, $3 ट्रिलियन। लेकिन अंग्रेज हमारे यहाँ से जो पैसा लूट के लेके गए 200 वर्षों में, उसका नंबर है $45 ट्रिलियन। कितना पैसा लेके गए? नंबर लिखिए, $45 ट्रिलियन। तो मशीनें उनके यहाँ बनती थी, हमारे यहाँ बनती। वो लोग मशीनों से आपका वस्त्र बना रहे थे और हमारे देश में चरखे से वस्त्र बन रहे थे। हमारे देश में चरखे से लोग वस्त्र बनाने को आपका मजबूर थे, जिसमें बहुत समय लगता था और बहुत समय लगता था जिसमें साथ ही आपका खर्चा या प्रोडक्शन भी बहुत कम था। इसीलिए अंग्रेजों को वापस से बाजार बनाने में भारत में बहुत मदद हुई और उन्होंने भारत में ज़बरदस्त बाजार बनाई और दोहरा मुनाफा कमाया। समझ पा रहे हैं? तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन जो हुआ आपका, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में, उसका कारण